Hello students and welcome back to your own channel Sync Creations Education. In today's video, we are going to discuss about biology notes for board examination of chapter number 6 Molecular Basis of Inheritance. अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आप लोगों के पास अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर वो बच्चे जिन्होंने अब तक सिर्फ 10 से 20% या 30% ही प्रिपेयर किया है, वो बच्चे अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए खुद को और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। वो कैसे? आप लोग इन बायो के नोट्स को अगर फॉलो करोगे तो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो इन्हांस होंगे, मार्क्स बेटर होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा बेटर होगी। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी साथ लेकर के बैठोगे। शॉर्ट नोट्स हैं, चाहो तो इसका प्रिंट निकलवा लो, जैसा आप लोगों को फिजिबल लगे आप वैसे करो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि एनसीईआरटी साथ लेकर बैठना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एक्स्ट्रा दिखती है तो आप उसको नोट डाउन कर सको, प्लस आप लोग जो नोट्स हैं उनको ये समझ सको कि आखिर एनसीईआरटी के किस पार्ट से ये नोट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इससे पहले के अगर आप लोगों ने चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लीज़ देख लीजिए, बिकॉज इससे पहले के चैप्टर्स भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसके नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस वीडियो से उम्मीद लगा रहे हो कि कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, तो ये वो वीडियो नहीं है। एक्सप्लेनेशन की कंप्लीट वीडियो लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ मैंने समझाई है मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में। अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे। आप लोग उन वीडियोस को देखिए अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक जो है वो मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर कंप्लीट चैप्टर समझ सकते हो। और अगर आप लोग लास्ट में फेब में इस वीडियो को देख रहे हो और आप लोगों के पास टाइम नहीं है एक्सप्लेनेटरी वीडियोस को, जो कि 6 से 7 वीडियोस हैं एक चैप्टर की, नहीं है इतना टाइम, तो आप लोग इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो नोट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? देखो, हमने इससे पहले जेनेटिक्स में पढ़ा था कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कि भाई इनहेरिटेंस कैसे हो रही थी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या था? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्या मॉलिक्यूल है जो इधर से उधर जा रहा है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला मॉलिक्यूल क्या है? डीएनए। डीएनए इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसका मतलब क्या है? पॉली, बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड की चेन। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज, दो आप लोगों को डिफरेंस पता होने चाहिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होते हैं और पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, जब ये नाइट्रोजनस बेसिस, एक सेकेंड, जब ये नाइट्रोजनस बेसिस और आपकी शुगर मिली हुई होती है, उसे हम कहते हैं एस फॉर शुगर, एस फॉर न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो वो कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और जब आपका यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, यही न्यूक्लियोसाइड, देखो एक फ्लो चार्ट बना लो आप लोग। मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, छोटी सी वीडियो है, आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी थोड़ा समझा देती हूँ। वो क्या है कि देखो, जब हमारा नाइट्रोजनस बेस और हमारी शुगर, पेंटोज शुगर मिलती है तो बनाती है न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप जब मिलता है तो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। आई बात समझ में? आई बात समझ में कैसे इंटरलिंक्ड है? तो जब ये दोनों लिंक्ड हैं, ये लिंक है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट जुड़ रहा है ना, तो ये दोनों लिंक्ड हैं फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड से। 2 एस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम तक लिंक्ड होते हैं मोस्टली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ताकि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना सकें डीएनए या आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कंप्लीट तो रीड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता सकती हूँ कि क्या चीज़ आपको कैसे पढ़नी है। डीएनए का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को क्या क्या लिखना है। देखो, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम पर होता है फॉस्फेट ग्रुप, 3 प्राइम पर होता है 3 प्राइम OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है,
उसके बाद ये तो आपको क्लियर है स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अब देखो ये फॉस्फेट है, मैंने क्या कहा था, फॉस्फेट विल बी कनेक्टेड टू द न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड यानी कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड विल बी कनेक्टेड टू, ये देखो यहां पर देखो एक सेकेंड, न्यूक्लियोसाइड विल बी कनेक्टेड टू फॉस्फेट एंड द न्यूक्लियोसाइड बना किससे है, न्यूक्लियोटाइड से, सॉरी नाइट्रोजनस बेस से और आपकी शुगर से। तो यहां देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट कनेक्टेड है आपकी कहीं ना कहीं शुगर से, ठीक है, और शुगर कनेक्टेड है आपकी नाइट्रोजनस बेस से। तो ये कौन से बॉन्ड हैं भाई, कौन से बॉन्ड हैं, ये आपका है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में, और यहां पर जो बॉन्ड है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है ये चीज। अब स्ट्रक्चर आप लोग यहां से पढ़ ही लोगे, कौन से साइंटिस्ट थे, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि किसने क्या दिया था और कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। फ्रेडरिच मिशर इन्वॉल्व थे, विल्किंस फ्रैंकलिन इन्वॉल्व थे, वॉटसन एंड क्रिक यहाँ पर इन्वॉल्व थे, और एडविन चारगॉफ। चारगॉफ का रूल क्या है कि ए तो एडेनिन थाइमीन के इक्वल है, साइटोसिन ग्वानिन के इक्वल है, ठीक है। फीचर्स क्या क्या होते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर बनाने को आपको दिया जाए तो आप लोगों को बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो एडेनिन और थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन डबल बॉन्ड विद थाइमीन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन, ये चीज याद रहेगी। और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि भाई अगर ए टी जी सी डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, तो एक स्ट्रैंड पर अगर ए टी जी सी है तो दूसरे वाले पे ए की जगह होगा टी, टी की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये एक स्ट्रैंड तो मैंने ऊपर समझा ही दिया था, तो अगर ए है तो इसके बराबर में होगा टी, टी है तो उसके बराबर में होगा ए, जी है तो मैंने आपको पहले बताया था ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सी, सी है तो जी, ठीक है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और 10 बेस पेयर होते हैं, देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। तो एक हेलिक्स में यानी कि एक पर्टिकुलर टर्न में आपके 10 बेस पेयर आते हैं। क्लियर रहेगी ये चीज। पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए हेलिक्स की, पैकेजिंग वाला स्ट्रक्चर आपको ये सारा याद करना है। पैकेजिंग का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब लिखना है, ठीक है, पैकेजिंग में आपको ये सब लिखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, आप यूकैरियोट्स में कैसे डीएनए को ऑर्गेनाइज करोगे उसके बारे में लिखना है। एक सेकेंड रुको बच्चों, ठीक है, अब क्लियर है ना। हिस्टोन प्रोटीन का जो चीज़ है वो यहाँ पर आती है, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, और ये डायग्राम जरूर बना देना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स लिखो तो आप लोग ये चीज लिखोगे, ठीक है, क्लियर। देन न्यूक्लियोसोम के बारे में पता होना चाहिए, क्रोमेटिन क्या होता है, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर आते हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स, सारे एक्सपेरिमेंट पता होने चाहिए, ठीक है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। पहला था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सिंपल आपको बताती हूँ, एस और आर स्ट्रेन यूज किए थे। एस मतलब स्मूथ वाला, आर मतलब रफ वाला, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहां पर क्या था, एस स्ट्रेन विरुलेंट था, ठीक है, यानी कि जो डिजीज कॉज कर रहा था। आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं कर रहा था। ग्रिफिथ ना निमोनिया की वैक्सीन बना रहा था, निमोनिया पर काम कर रहा था, उसने कभी भी वैक्सीन या फिर उसने कभी भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर वर्क नहीं करा था। उसका था कि भाई निमोनिया आखिर हो क्यों रहा है मैं ये पता करूं। तो जब उसने एस स्ट्रेन डाला लाइव तो माउस मर गया, जब उसने आर स्ट्रेन डाला लाइव तो माउस जी गया, क्योंकि आर स्ट्रेन तो डिजीज कॉज कर ही नहीं रहा था। जब उसने एस स्ट्रेन को मारकर हीट किल करके दिया तो माउस जिंदा था ना। लेकिन जब उसने उसी हीट किल को दिया और लिविंग वेरिएंट एस स्ट्रेन को दिया तो माउस मर गया। इसी को आप लोगों को क्या बताना है, इसका मतलब कुछ तो ऐसा ट्रांसफर हुआ है जिसने हमारे आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया है एस स्ट्रेन में, लिविंग स्ट्रेन में। तो आर से कुछ तो गया है एस में, कुछ तो गया है, उसे हम कह रहे हैं कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इससे हमें पता चला कि भाई कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, कुछ तो ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, जैसे उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह दिया था। तो ये आपकी थ्योरी है। एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने क्या किया था, उसी सस्पेंशन को लिया जो ग्रिफिथ ने यूज किया और उसको उसने
3 अलग अलग ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। एक ट्यूब में उसने क्या करा कि भाई तीनों में उसने एस्ट्रेन भी डाल दिया, हीट किल वाला, ठीक है। उसने फिर क्या करा कि एक में आरएनएज डाला, एक में डीएनएज, एक में प्रोटीएज। अब इनका काम क्या होता है, ये एंजाइम है। आरएनएज आरएनए को खा जाएगा, डीएनएज डीएनए को, और प्रोटीनेज प्रोटीनेज को। अब क्या होगा कि भाई डीएनएज बाकी सब में तो कन्वर्जन हो रहा है, आर से एस बन रहा है, लेकिन जिसमें डीएनए ही खा लिया उसमें आर से एस नहीं बना। इसका मतलब क्या पता चलता है कि भाई डीएनए ही तो ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। तो ये एक है। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट कन्फर्मेशन था। हर्शे और चेज ने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज की हेल्प से किया था। इन्होंने क्या किया था भाई, एक तो हमारा फास्फोरस ले लिया, एक सल्फर ले लिया, दोनों को रेडियो एक्टिव कर दिया। अब फास्फोरस तो ऐसे होगा कि फास्फोरस वाला रेडियो एक्टिव है तो वो बाइंड कर जाएगा जाके डीएनए के साथ, और सल्फर वाला तो रह जाएगा प्रोटीन में, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में मिलता है ना। तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर ये देखा गया कि जब बैक्टीरियोफेज, जो कि वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जब उसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा तो प्रोटीन कोट तो बाहर रह जाता है ना, ये रहा प्रोटीन कोट, ठीक है। जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो डीएनए ही तो अंदर जाता है, प्रोटीन कोट तो बाहर रहेगा, पूरा का पूरा बैक्टीरिया वायरस बाहर रहता है, सिर्फ डीएनए जाता है, ठीक है। तो हमें फास्फोरस के तो मिले लेकिन सल्फर के नहीं मिले। इससे हमें पता चल गया, ये देखो इन्फेक्शन कराया, प्रोटीन कोट तो बाहर ही रह गया, है ना, सिर्फ डीएनए डीएनए अंदर आया। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई रेडियो एक्टिव सल्फर वाले तो नहीं हुए, लेकिन रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले हमें मिल गए, है ना। और सुपरनेटेंट सेंट्रीफ्यूज जब हम कराते हैं, सेंट्रीफ्यूज जब कराते हैं तो यहाँ पर आपका सुपरनेटेंट होता है, यहाँ पर आपका पेलेट होता है। तो इसमें तो हमें फास्फोरस मिला, इसमें हमें सल्फर मिला, ठीक है। क्लियर है ये चीज। ये एक और एक्सपेरिमेंट था। कुछ है डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस। डीएनए में होता है ATGC, आरएनए में होता है AUGC, टी थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोज शुगर होती है आरएनए में, इसमें डीऑक्सीराइबोज होती है। और यहाँ पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए मैसेंजर का काम करता है। डीएनए स्टेबल है, आरएनए लेस स्टेबल है। क्लियर। डीएनए में इतनी जल्दी म्यूटेशन नहीं होती, स्लोली होती है, आरएनए में जल्दी होती है। आरएनए डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन के लिए, डीएनए को आरएनए की जरूरत है। डीएनए से आरएनए बनेगा जब प्रोटीन बनेगा, ये वाला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ये वाला प्रोसेस ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, ठीक है। तो डीएनए से प्रोटीन बनने में एक स्टेप एक्स्ट्रा है, ठीक है। और आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। तो यही एक है। क्वेश्चन बन सकता है व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, तो आप ये वाला आंसर लिखोगे। क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी पहले ही देती है, बस आपको पता होने चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि भाई डीएनए की कॉपी बनना। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स सेपरेट होते हैं, 2 स्ट्रैंड हैं सेपरेट हो गए, ईच स्ट्रैंड जो है अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड फॉर्म कर लेगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो ये देता है कि सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेशन होती है वो है मिशेल्सन और स्टेल, है ना। इन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन के ही आइसोटोप को यूज किया था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हैवी मेटल्स वगैरह, सॉरी हैवी डीएनए को यूज किया था। नाउ ई-कोलाई के बारे में बताया गया है कि भाई ई-कोलाई हर 20 मिनट में हो जाता है, इसीलिए जो डीएनए लिया गया हर 20 मिनट के बाद ले लिया गया। ये रहा आपका पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव शो करते हुए। अब रेप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा था ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इनको डीनेचुरेशन के जरिए यानी कि हाई टेम्परेचर देके हमने इन्हें अलग अलग कर दिया। फिर क्या होगा कि ये वाला स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, ये वाला स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्लियर। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनटीपी ऐड करता जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेप्लिकेशन फोर्क बन गई। रेप्लिकेशन फोर्क बनने के बाद ये देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम आपका ये बनता गया। डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, ये आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैं। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, तो टूट टूट के बन रहा है। ट्रांसक्रिप्शन एक लाइन में बताऊं, डीएनए से आरएनए, ठीक है। क्लियर है ये चीज, आप लोग यहां से पढ़ लोगे सारा, है ना। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो।
ट्रांसक्रिप्शन की क्या क्या यूनिट होती हैं। एक प्रमोटर होता है जो कि बताता है कि यहाँ से आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, यहाँ पर पॉलीमरेज बाइंड करना चाहिए। और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन कि जिसको आपको ट्रांसक्राइब करना है। एक होता है टर्मिनेटर कि भाई जब प्रोसेस शुरू हो गया उसे एंड भी तो करना है ना। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जिसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, और उसके अलावा तो दूसरा स्ट्रैंड है, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, 5'3 act as coding strand, which is a misnomer since it does not code for anything. Clear? ये आपको ये डायग्राम बनाना होगा एग्जाम में। जीन क्या होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन सिर्फ यूकेरियोट में पाए जाते हैं ज़्यादातर। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन आपको प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स के दो पार्ट होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। आपने देखा है ना, एक्सॉन और इंट्रॉन में क्या होता है कि भाई इंट्रॉन तो रह जाते हैं, एक्सॉन को हम रिमूव कर देते हैं, है ना। स्प्लाइसिंग पड़ी होगी। रेगुलेटरी जीन। टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 टाइप के आरएनए हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए है, टीआरएनए जो ट्रांसफर करता है, राइबोसोमल आरएनए इज आरआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस सबसे पहले इनिशिएशन होगा, ठीक है, उसके बाद इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। ये पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, 3 से 4 फॉर्म्स में लिखा हुआ है। आप चाहो तो इन्हें अपने एग्जाम में एज इट इज लिखाना। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो 4 के 4 आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये एज इट इज लिख दिया तो। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पर डायग्राम। डायग्राम में प्रॉपर है, सिग्मा फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज के साथ आकर के बाइंड करा है। यहाँ पर एक तरीके से खोल दिया है। खोलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर सिग्मा तो यहीं की यहीं है। ये देखो, ये स्ट्रैंड बनना शुरू हो चुका है। ये स्ट्रैंड आरएनए का अलग से निकल गया, है ना, अलग से निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आरएनए बन गया है डीएनए से। क्लियर? क्या क्या अलग अलग चीजें हो सकती हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आ सकती हैं और हमारे यूकैरियोट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये क्वेश्चन नहीं बनता है जहां तक है, लेकिन अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया तो बन सकता है ये क्वेश्चन भी। ये देखो, ये आरएनए की स्प्लाइसिंग करी गई है, पॉली ए टेल मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया गया है, पॉली ए टेल टर्मिनेशन के लिए है, स्प्लाइसिंग की गई है ना। जेनेटिक कोड एंड स्टडी ऑफ म्यूटेशन। जेनेटिक कोड क्या होता है, देखो 20 तो अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, और हमारा कोडॉन बनता है, ये याद रखना, 3 जीन्स का मिलकर एक कोडॉन बनता है, ठीक है, याद रहेगा ना हमेशा। क्लियर है ये चीज। सेवेरो ओकाओ एंजाइम, ये नाम इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन जब इसको लिखा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कोडॉन बना दिए इन्होंने, 3 के कोडॉन है, ठीक है। इस तरीके से पूरी मैपिंग की जाती है। साइलेंट फीचर्स क्या हैं जेनेटिक कोड के? कोडॉन ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3 का होगा, 64 हो गए। 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड, वाइल 3 आर स्टॉप कोडॉन्स, यानी कि 3 का अगर हम देखें, 3 का अगर हम देखें तो टोटल 61 हो गए, और जो बचे हुए 3 हैं वो हमारे स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। क्लियर? एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए बाइंड करता है। म्यूटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है जेनेटिक कोड पे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पता होनी चाहिए, जॉइंट म्यूटेशन आपको पता होनी चाहिए। एक अमीनो एसिड पे फर्क पड़ता है तो दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, टीआरएनए के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इनिशिएशन। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ट्रांसलेशन, उस आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन, डीएनए से आरएनए बनना इज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट है जेनेटिक्स, लेकिन अगर आप लोगों ने ये दिए गए नोट्स अगर अच्छे से पढ़ लिए ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। इन सभी का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब इनिशिएटर टीआरएनए रिकॉग्नाइज द स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन मतलब स्टार्ट करने के लिए, तो इनिशिएशन हो जाती है। फिर वो टीआरएनए का अमाइनो एसिड जो है उसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, टीआरएनए का और अमाइनो एसिड का। फिर वो बाइंड कर जाएंगे उस पर्टिकुलर कोडॉन के साथ जो एमआरएनए पे प्रेजेंट है। बेस पेयरिंग होगी दोनों की आपस में। फिर क्या होगा, टीआरएनए कोडॉन की तरफ आगे आगे मूव करता जाएगा और अमाइनो एसिड एक के बाद एक ऐड होते जाएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, बड़ा टीआरएनए फॉर्म हो गया। आफ्टर दैट भाई स्टॉप भी तो करना है, तो स्टॉप कोडॉन आके उस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस नहीं कराना है या कराना है
तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाई अगर हम किसी पर्टिकुलर बेकार जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको रोकने के लिए रेगुलेशन करते हैं हम। ये देखो प्रोकैरियोट्स में कैसे कैसे करते हैं, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। 3 जीन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जीन है। लैक ऑपेरॉन के बारे में कुछ नहीं पता, अगर जीन पता है तो यानी कि सब पता है, जीन याद करके जाना, ठीक है। आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपेरॉन। जेड जीन स्ट्रक्चरल होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होता है। वाई जीन किसके लिए, परमिएज के लिए कोड करता है, ये कोडिंग जरूर याद रखनी है जीन के नाम के साथ। और ए जीन क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है, ठीक है, याद रहेगा ये। उसके बाद सिंपल है, ये लैक ऑपेरॉन का पूरा आपको बता दिया। रेगुलेशन इज प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है तब कैसे रेगुलेशन होगी, यानी कि रिप्रेसर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सिंपल सी है। सिंपल इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को पता है, ठीक है, कि किस तरीके से ये चीज़ हो रही है, अगर आपको कोडिंग पता है, अगर आपको पता है 3 ही कोडॉन होते हैं तो आपको 61 कोडॉन वाला फंडा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटली रट्टे मारने वाली चीज़ है। 1990 में शुरू हुआ था, 2003 में ख़त्म हो गया था। किस किस ने इस पर वर्क किया था, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने हैं। वो क्या है कि भाई कॉस्ट कितनी पड़ी, क्या सीक्वेंसिंग आई, ठीक है, कितने बेस पेयर थे, 3 × 10⁹ थे, कितने पर्टिकुलर यहाँ पर बुक्स हुए, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आपसे बोला जाएगा पूरे 5 से 6 नंबर का आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ये फुल फॉर्म आ सकती है। क्लियर, जीनोम सीक्वेंसिंग हम कैसे करते हैं, YAC BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जीनोम की सीक्वेंसिंग करने में काफ़ी हेल्प होती है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक फिजिकल मैपिंग ऑफ द जीनोम इज हेयर। रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म और माइक्रोसेटेलाइट से आप लोग कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि आपके कुछ एंजाइम जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं उनको यूज़ किया जाता है जीनोम को कट करने के लिए, और उस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट में मैप प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या क्या देखा गया था कि क्रोमोसोम विद मोस्ट जीन, ज़्यादातर जीन क्रोमोसोम 1 में है, सबसे कम जो है Y में है, कितने हैं वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। 2% ऑफ जीनोम कोडिंग है, ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन, ठीक है, अननोन फंक्शन है। 30,000 टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम में। ये पर्टिकुलर जीनोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेस इतने होते हैं, 3000 बेसिस हैं, एन एवरेज जीन कंसिस्ट इतने बेसिस। ये सारी थ्योरी है जो पता कर ली गई है और ये आपको याद होनी चाहिए। SNP का मतलब, SNP की फुल फॉर्म 1 नंबर में आ जाती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन भी गिवन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस भी गिवन है आप लोगों को, और DNA फिंगरप्रिंटिंग के नोट्स भी गिवन है। तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। नोट्स भी अब मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, अब आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग कोई बायो के अंदर समझाते हो कुछ भी, उसका डायग्राम मस्ट है। अगर डायग्राम नहीं बताया, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग का ही है, डायग्राम नहीं बताया तो आपने कुछ नहीं बताया, ठीक है। ये रहे DNA फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस। आई होप ये वीडियो, आई नो बहुत लंबी खिंच गई है और ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है, मैंने आपको बताया है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानना है, देखो जेनेटिक्स इजी नहीं है, तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानना है तो वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर ही, और डिटेल वीडियो है वो आपको वो देखनी चाहिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसके अंदर हम आगे का एवोल्यूशन चैप्टर के भी क्वेश्चंस या एवोल्यूशन चैप्टर के भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।